नमस्कार। द हिंदी हब में आप सभी का स्वागत है। नया रास्ता के पहले 2 अध्याय आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा अध्याय। नया रास्ता की मुख्य पात्र यानी कि मीनू, उसकी शादी की बात चल रही है। अमित और उसके परिवार वाले मेरठ से उसे देखने आए थे। आगे क्या हुआ, चलिए सुनते हैं। नया रास्ता अध्याय 3। अमित और उसके पिताजी मायाराम जी अपने घर पहुंच गए हैं, यानी कि मेरठ पहुंच गए हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, कोई सज्जन उनका इंतज़ार कर रहा है। अब उसे देखकर वो उनसे पूछते हैं कि भाई कौन है। तब उन्हें पता चलता है कि वो मेरठ से शहर के ही एक बहुत धनी व्यक्ति हैं। धनी यानी कि अमीर, रिच, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं रिच, धनी, अमीर। ये मैं एक एक पर्यायवाची भी साथ में बोल रही हूँ ताकि आप उत्तर लिखें तो आपको दोनों में से एक शब्द याद रहे। वो जो धनी और अमीर व्यक्ति था उसका नाम था धनीमल। यहाँ पर देखिए ध की मात्रा और न में बड़ी ई की मात्रा है। ध धनुष वाला है, नहीं तो आप लोग कई बार त थ द ध में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं ना। तो धनीमल याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत धनी थे और उनका नाम भी धनीमल था। मायाराम जी और धनीमल जी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर धनीमल जी क्यों आए थे मायाराम जी के यहाँ, देखिए। धनीमल जी की एक बेटी है जिसका नाम है सरिता, और वे अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर मायाराम जी के लिए आए थे। अमित के साथ वो सरिता की शादी करना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने बातों बातों में बता दिया कि देखिए ये फ़ोटो है मेरी बेटी का, सरिता का, और उन्होंने ऐसे इनडायरेक्टली बताया कि भाई मैं अपनी बेटी की इस शादी में 5 लाख रुपए लगाने वाला हूँ। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ये बताया कि मैं अपनी बेटी की जब शादी होगी तो लड़के वालों को 5 लाख रुपए तो मिलेंगे। लेकिन मायाराम जी यानी अमित के पिताजी जो थे वो दहेज विरोधी थे। दहेज यानी डाउरी, यानी कि जब शादी होती है लड़की के पिताजी जो होते हैं लड़के वालों को कुछ बहुत सारी चीज़ें देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, उसे दहेज कहा जाता है, ठीक है। ये पूरी पुस्तक जब लिखी थी सुषमा अग्रवाल जी ने, तो दहेज की एक समाचार उन्होंने समाचार पत्र में एक पढ़ा था, उस को देखकर ही उन्होंने ये पूरी पुस्तक लिखी थी, उस समय दहेज की प्रथा के कारण, ठीक है। तो यहाँ मायाराम जी जो हैं यानी अमित के पिताजी जो हैं वो दहेज विरोधी हैं। विरोधी मतलब अपोज करते हैं, उन्हें दहेज लेन देन में कोई उनको फेवर नहीं करते हैं दहेज का, तो दहेज विरोधी थे वो। यहाँ पर यदि आपको मायाराम जी का चरित्र चित्रण लिखने को आएगा तो पहला ही इसमें लिखा है कि मायाराम जी अमित के पिता थे और वे दहेज विरोधी थे, ठीक है। उन्होंने धनीमल यानी सरिता के जो पिताजी थे जो आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई हम अभी गए थे लड़की देखने के लिए, यानी कि वो मीनू की बात कर रहे हैं, और हमें तो उनकी जो आ गई है। और अमित के पिताजी को ये भी लगता था कि अमीर घर की यदि लड़की हम लेकर आते हैं यानी शादी करवा देते हैं तो क्या होगा कि उनका जो बेटा है वो लड़की के पेरेंट्स के फेवर में चला जाएगा, वो लड़की की बात सुनेगा, तो लड़का जो है वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनेगा या नहीं मानेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि यदि हमने ऐसा किया तो लड़के के पाँव में बेड़ियाँ नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, यहाँ मायाराम जी बोल चुके हैं कि भाई हम ऑलरेडी एक लड़की को देख चुके हैं और हमें पसंद भी आई है, फिर भी उन्होंने धनीमल जी ने बोला कि बस मेरी तो 3 ही बेटियां हैं और मेरे मरने के बाद जो भी है इनका ही है। मतलब वो सारी बातें क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं कि उन्हें पैसे का लालच दे रहे हैं वो मायाराम जी को कि भाई मेरी तो 3 बेटियां हैं और मेरी मृत्यु के बाद, मेरे देहांत के बाद, मेरे मरने के बाद तो सारा कुछ मेरी बेटियों को मिल जाएगा। मतलब कि बेटियों को मिलेगा तो यानी उनके पति को भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं धनीमल जी, और साथ में दे जाते हैं सरिता की फ़ोटो, ठीक है। अब सरिता की फ़ोटो सामने थी तो अमित, उसके मम्मी, उसके पापा और उसकी बहन मधु, नाम याद है ना, जी हाँ, मधु। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो हम मीनू को देख कर आए हैं और अब ये सरिता का रिश्ता आ गया, अब क्या करें। तभी तो अमित के पिताजी कहते हैं कि देखो मुझे तो मीनू पसंद है, क्योंकि वो साधारण परिवार की है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, उसने एमए पास किया है, काफ़ी गुणवती है। देखो यहाँ पर यदि मीनू का चरित्र चित्रण आता है तो ये एक शब्द यानी विशेषण, जिसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, याद रखिए, वो गुणवती थी, ठीक है। और उसकी बात करने का तरीका भी अमित के पिताजी को बहुत पसंद आया। लेकिन यहाँ पर अमित की जो माता जी हैं वो थोड़ी सी लालची सी दिख रही हैं। वो उन्हें जब धनीमल जी आए और उन्होंने पैसों की बातें की तो थोड़ा
सरिता की तरफ उनका झुकाव आ गया है। वो बोल रही हैं रंग रूप जो है वो तो धनीमल जी की लड़की का भी कम नहीं है। मतलब वो कह रही हैं कि मीनू और सरिता दिखने में लगभग लगभग एक जैसी तो हैं। और उन्होंने उस सरिता का फ़ोटो उठाया और कहने लगी कि देखो इसके नाक नक्श जो हैं अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, और आदत जो है वो तो साथ में रहेगी तभी पता चलेगा। तभी जो अमित की बहन है वो क्या करती है, मीनू का फ़ोटो भी लेकर आ जाती है। ठीक है, अब दोनों की फ़ोटो सामने सामने है, सरिता की फ़ोटो भी और मीनू की फ़ोटो भी, दोनों के सामने फ़ोटो रख देते हैं। यहाँ पर जो धनीमल की बेटी है सरिता, उसके जो बाल हैं वो कटे हुए हैं, मतलब शॉर्ट हेयर हैं। इसकी वजह से उसका फेस जो है वो काफ़ी सुंदर दिख रहा है फ़ोटो में। ठीक है, लेकिन नाक नक्श जो थे, नाक नक्श यानी आपको बताया मैंने फीचर्स। ठीक है, नाक नक्श, नक्श का स्पेलिंग याद रखिए, आधा क है और श शक्कर वाला है। तो नाक नक्श जो हैं वो किसके बहुत अच्छे शार्प हैं, तेज किसके हैं, वो है मीनू के। ठीक है, भले ही सरिता के बाल छोटे हैं, बहुत स्मार्ट सी दिख रही है, लेकिन जो फीचर्स हैं, जो नाक नक्श है वो किसके अच्छे हैं, मीनू के। तब अमित की माता जी एक प्रश्न पूछती हैं, कहती हैं कि दोनों ही तो लड़कियां देखने सुनने में तो सही हैं, और साथ रहेंगी तभी पता चलेगा, बिना साथ रहे तो हम मीनू के बारे में भी कुछ नहीं बता सकते। तब अमित उनसे पूछता है कि मम्मी, यदि हम बड़े घर की बेटी यानी बड़े घर की लड़की को ले आएंगे तो क्या वो हमारे परिवार में मिलजुल के रह पाएगी। तो माँ को पता चल गया कि अमित जो है वो सरिता के साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। इसलिए वो बोलती हैं कि बेटे व्यवहार का तो क्या पता, कुछ नहीं कह सकते। सरिता का भी हमें नहीं पता कि वो कैसा उसका बिहेवियर होगा, ना ही हमें मीनू के व्यवहार का पता चला है, साथ रहेंगे तभी पता चलेगा। तो अमित कहता है फिर भी तुम देख लो माँ, एक बड़े घर की बेटी लाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की जो बेटी आएगी यानी लड़की जो आएगी वो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। लेकिन फिर वो इतना दहेज लेकर जब आएगी तो घर वालों के साथ मिलजुल कर रह पाएगी या नहीं, ये उसके पिताजी को भी लग रहा था। लेकिन भाई यहाँ पर अमित की जो माँ है वो थोड़ी लालची दिख रही हैं। उन्होंने सपने देखने शुरू कर दिए कि ये लड़की आएगी तो बहुत सारा पैसा लेकर आएगी। तो उन्होंने ना क्या किया, बहुत सारे बातें बता दी और माया राम जी की ना एक भी नहीं चलने दी। उन्होंने आखिरी में अपनी ही चलाई और फाइनली ये डिसाइड किया, ये निश्चित किया गया कि अब भाई सरिता का रिश्ता हम मंजूर कर लेंगे। अब परेशानी ये आ गई कि यदि हम सरिता को मना लेंगे, अमित के लिए मान लेंगे उसको, तो फिर मीनू का क्या होगा। अब उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा मीनू के पिताजी को। जिस तरह से लड़के वाले के मन में भी अंतर्द्वंद चल रहा है कि अब हम कैसे मना करें, क्या कहें हम मीनू के पिताजी को। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब हम क्या लिखें, कैसे लिखें कि हमें मीनू के साथ शादी नहीं करनी, सब सोच रहे हैं कि भाई कैसे करें अभी। तब मम्मी जी जो हैं, उसकी अमित की जो माता जी हैं, माँ हैं, उनको एक सुझाव देती हैं वो अपने हस्बैंड को यानी पति को, यानी बताओ कि अमित अपने हस्बैंड से पूछ रही हैं कि ये बताइए कि आपको मीनू की छोटी बहन आशा कैसी लगी। तो पिताजी उत्तर देते हैं, भाई आशा तो बहुत सुंदर थी, मीनू से भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन रिश्ता तो हम मीनू के लिए लेकर गए थे। तो उसकी मम्मी जो है वो कहती हैं, ऐसा करो आप दयाराम जी को यानी मीनू के पिताजी को एक पत्र लिख दो कि हमें आपकी बड़ी बेटी यानी मीनू से शादी नहीं करनी है, हमारे बेटे के लिए हम आशा को पसंद कर रहे हैं। अब अमित के पिताजी को आश्चर्य होता है, वो बोले इससे क्या होगा। तो उसकी माँ कह रही है कि इससे क्या होगा, वो खुद ही रिश्ता कैंसिल कर देंगे, छोड़ देंगे रिश्ता, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी की जब तक शादी नहीं होगी वो छोटी की तो करेंगे नहीं। तो इस तरह से ऐसा होगा कि ना तो हम रिश्ते के लिए मना करेंगे और अपने आप ही वो सामने से मना कर देंगे, तो हमारी जो दुविधा है, परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, दूर हो जाएगी। पिताजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उनकी वाइफ ने ऐसा कहा, लेकिन उनकी पत्नी ने, उन माँ ने अपने पति से ये लिखवा लिया, एक पत्र लिखा। उस समय फ़ोन नहीं थे, तो अभी अमित के पिताजी पत्र लिख रहे हैं मीनू के पिताजी को कि भाई हमें आपकी बड़ी बेटी मीनू नहीं, आपकी छोटी बेटी आशा जो है वो पसंद आई है। ठीक है, पत्र लिखते समय पिताजी बोले,
अमित की माँ, मुझसे तो ये सब नहीं हो पा रहा है। जो भी कोट्स में लिखा गया है, कोटेशंस में लिखे गए हैं सेंटेंसेस, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी कोई भी 2-3 लाइनें आ जाएंगी और उसके आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको आ जाएगा, अरे अमित की माँ, मुझसे तो ये सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी तो बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। तो इसमें इसी 3 लाइनों में 4 प्रश्न बन जाएंगे कि कौन किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, और बेटी के बारे में वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो पिताजी कह रहे हैं कि हमारी बेटी भी है मधु, यदि मधु को कोई देखने आए और बाद में ऐसा कुछ करे तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि मीनू के मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा। तो माँ कहती है, हाँ, तुम तो कोमल दिल के हो। यहाँ पर देखो फिर से आया कि मायाराम जी जो हैं वो कैसे हैं, कोमल दिल के हैं, दहेज विरोधी हैं। जब फिर वो कह रही हैं, जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती। इसका मतलब ये है, उस समय दहेज बहुत ज़्यादा चलन में था। यानी जिस लड़की के पिताजी के पास इतना पैसा है कि वो दहेज दे सकते हैं, उनकी बेटी की शादी आसानी से हो जाती थी। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी मिडिल क्लास फैमिली की जो बेटी है, उसकी शादी में दिक्कतें होती थी, क्योंकि पिताजी दहेज नहीं दे पाते थे। तो वो कह रही हैं, जब हमारी बहू आएगी यानी अमित की पत्नी आएगी, बहुत सारा पैसा लेकर आएगी, और बहुत सारा पैसा होगा तो हम हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा है कि हमारे पास तो पैसा रहेगा, तो मधु की शादी की आप चिंता मत करिए। ठीक है, अब वो अमित के पिताजी को उकसा रही हैं कि आप पत्र लिख दीजिए और भेज दीजिए। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लग रहा है, यानी किसको, मायाराम जी को लग रहा है कि उन्होंने घोर अपराध कर दिया है। घोर अपराध यानी बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उनकी मनः स्थिति विकल हो गई है। मनः स्थिति यानी उनकी मन की जो उस समय स्थिति है, विकल, विकल यानी व्याकुल। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी पत्नी की बात में आकर ऐसा पत्र लिख दिया एक लड़की के पिताजी को, जो कि सही भी नहीं है। उन्हें तो मीनू पसंद है, लेकिन जस्ट क्योंकि उन्हें सरिता अमीर घर की लड़की मिल रही है, तो उन्होंने मीनू का रिश्ता खारिज कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्हें पूरी तरह से वो रियलाइज़ कर पा रहे थे कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। और उन्हें एहसास भी था इस बात का कि ये पत्र जब लड़की वालों को मिलेगा तो कितना दुख होगा उन लोगों को। तो यहाँ पर होता है अध्याय 3 ख़त्म। और ये अध्याय 3 के जो प्रश्न हैं, बहुत सारे इस अध्याय पे से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ आते आते अब कहानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। बहुत सारे किरदार आने बाकी हैं और आप लोगों को हर एक लाइन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। कौन किससे कह रहा है, कौन क्या लेकर आया, क्यों ऐसा हो रहा है, और पात्र परिचय, चरित्र चित्रण तो बहुत आवश्यक है सबका। ठीक है, तो ये अध्याय मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ और पहले 3 अध्याय हमारे हो चुके हैं। कहीं भी आपको कोई परेशानी, कोई शब्द का अर्थ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न उत्तर आपके सामने ज़रूर जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी और हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द हिंदी हब से मैं पायल आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी एक नए 4थे अध्याय के साथ और प्रश्नोत्तर के साथ। नमस्कार।